नाउ विल टॉक अबाउट मास्टर्स क्रिएशन। मास्टर्स क्रिएशन में हमारा आइटम, वेंडर और कस्टमर से रिलेटेड रहेगा एंड सीओए एज वेल, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद आइटम क्रिएशन। तो इन्वेंट्री पे आपको जाना है, आइटम मास्टर पे जाना है। ऑल्दो आप लोग क्लियर होंगे जो बेसिक आइटम क्रिएशन कैसे आपको करना है उससे रिलेटेड, बट इसमें मैं आपको कुछ कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगी, मतलब जो जिस पे आपको ध्यान देना है। लाइक यहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड प्री कॉन्फ़िगर्ड आइटम्स का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो लोग एफएमसीजी में हैं, फार्मा में हैं, ऑटोमोबाइल बिजनेस में है, टॉयज में है, ये चार अभी बिजनेसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ऑलरेडी आइटम डेटा दिया हुआ है। अगर आप एफएमसीजी सिलेक्ट करते हैं और ओके पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जितने भी एफएमसीजी के आइटम्स हैं, अराउंड 6,000 to 7,000 आइटम्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिसको आप या तो वन गो में ही सबको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ब्रांड का भी ऑप्शन है, जैसे इफ यू वांट कि आपको यहाँ पे मैंने आशीर्वाद सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो सिर्फ आशीर्वाद ब्रांड के ही आइटम्स आपको शो करेंगे। आपको इसमें से जो जो चाहिए बस उस पर आप टिक कर सकते हैं और यहाँ से आपको डाउनलोड सिलेक्टेड आइटम्स पे क्लिक करना है, दैट्स ऑल। ये ऑटोमेटिकली इन आइटम्स को डाउनलोड कर लेगा। जैसे मैंने ये दो आइटम्स लिए, डाउनलोड सिलेक्टेड आइटम्स पे क्लिक किया, सेव सक्सेसफुली आ गया। आइटम मास्टर में मैं आती हूँ, इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए आशीर्वाद गरम मसाला, आशीर्वाद कश्मीरी मिर्च पाउडर 100 ग्राम्स, ये आ गया। तो जिनका ग्रोसरी स्टोर है वो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, उन्हें आइटम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से ही सारा डेटा वो पिक कर सकते हैं। सेम फॉर दी फार्मा इंडस्ट्री एज वेल। यहाँ से फार्मा आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रांड सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। खाली अगर ओके पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आइटम है वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। बस टिक करना है, यहाँ से डाउनलोड सिलेक्टेड आइटम्स पे क्लिक करना है और आपके आइटम्स डाउनलोड हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग खुद से क्रिएट करना चाहते हैं या किसी अदर बिजनेस में है, उन्हें यहाँ क्रिएट न्यू आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस होते हैं, इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विस एंड बंडल। तो यहाँ पे मोस्टली अगर आपको अपने आइटम का स्टॉक मेंटेन करना है तो आप इन्वेंट्री में उन आइटम्स को क्रिएट करेंगे। नॉन इन्वेंट्री का मतलब है ऐसे आइटम जिसका आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता, जस्ट फॉर प्रिंटिंग पर्पस आपको वो आइटम रिक्वायर्ड रहता है, तो आप नॉन इन्वेंट्री में क्रिएट करते हैं। सर्विस मींस अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको सर्विस में आइटम को क्रिएट करना होता है। देन लास्ट वी हैव बंडल आइटम। अगर आप दो तीन आइटम्स को ग्रुप करके और फिर कोई आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपका बंडल आइटम होता है। सो नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन इन्वेंट्री, और सबको क्रिएट करने का जो ऑप्शन, सब आइटम्स को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो सभी में सेम रहता है। तो यहाँ पे आपको नेम, अंडर ग्रुप, कैटेगरी, ये सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो ये सब आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे जो टाइप का ऑप्शन है, टाइप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनिश प्रोडक्ट, कंज्यूमेबल, रॉ मटेरियल, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का या जॉब वर्क का प्रोसेस है, उन्हें यहाँ पे ये चीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने रॉ मटेरियल नहीं सिलेक्ट किया और आप प्रोडक्शन करने गए, वहां पे आपको अपने रॉ मटेरियल्स अगर सिलेक्ट करने हैं तो वो लिस्ट में आपको शो नहीं करेंगे। तो आपको ये कैटेगराइज करना जरूरी है कि ये आइटम आपका रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट है या क्या है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जॉब वर्क, ट्रेडिंग है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खाली फिनिश प्रोडक्ट भी उसको सिलेक्ट करके रख सकते हो। देन कोड आपको पता ही है कि वैसे तो बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है अलाइन बुक्स में, बट स्टिल अगर आपको अपनी तरफ से कोड देना है तो आप कोड दे सकते हो, बट मेक श्योर कि वो अप टू 7 कैरेक्टर्स तक का ही हो। उससे ज्यादा का अगर आप डालेंगे तो ये आपको एरर दे देगा जब आप सेव करेंगे कि आपका कोड 7 डिजिट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। देन वी हैव बारकोड। अगर आपके आइटम पे पहले से बारकोड लग के आता है तो यहाँ पे आपको बारकोड मेंशन करना है। देन यूनिट ऑप्शन, ये आपको क्लियर होगा बिकॉज ये मैंने आपको सेपरेट पैक यूनिट में बताया था कि कैसे करके आपको करना है। अगर आपके आइटम पे मल्टीपल यूनिट्स लग रही हैं या एक ही यूनिट आपको चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक यूनिट ही है, इसलिए खाली स्टॉक यूनिट ही आ रहा है।
ठीक है। देन जीएसटी इनपुट नॉट एप्लीकेबल, ये आपका ऑफ ही रहता है। ये बेसिकली उन आइटम्स पे आपको ऑन करना होता है जिसपे आप जीएसटी का इनपुट नहीं ले सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही अलाउड नहीं है उस पे इनपुट लेना, उसके लिए हमने ये ऑप्शन दिया था, बट ये आप इसको ऑफ ही रखेंगे। देन स्टॉक यूनिट की आइटम नंबर में है, पीसेस में है, या सारी यूनिट्स आपकी क्रिएटेड हैं अकॉर्डिंग टू जीएसटी, तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, दैट्स ऑल। देन इसके बाद आपको यहाँ पे HSN कोड लेना है। HSN कोड आपको अगर पता है तो यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको कोड डालना है, कितना % टैक्स लगा आपको टैक्स सिलेक्ट करना है, दैट्स इट, और इसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये आपका HSN कोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक सर्च ऑप्शन भी दिख रहा है, काफी लोगों को HSN कोड नहीं पता होता, तो उसके लिए यहाँ पे आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जीएसटी की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहां से आप अपना HSN कोड सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ वेबसाइट्स पे गलत भी दिया होता है, बट क्योंकि ये आपका जीएसटी की वेबसाइट ही है तो यहाँ पे आपको मतलब करेक्ट ही दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ यूटेंसिल्स लिखा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग यहाँ पे आपके HSN कोड आ गए हैं अलॉन्ग विद जीएसटी रेट, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ ग्रुप डालना है, सर्च पे क्लिक करना है, और ये देखिए अपने आप यहाँ पे ले आया। सर्विसेज का देखना है आपको तो सर्विस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्विस आपको डालना है और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। या अगर आपको HSN कोड पता है लेकिन आपको टैक्स नहीं पता तो यहाँ पे आप जो है या तो चैप्टर या सेक्शन या आपका जो भी HSN या SSC कोड है वो आप डाल सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी टैक्स रेट वगैरह होंगे या डिस्क्रिप्शन होगी सर्विस का या गुड्स का वो आपको शो हो जाएगा। So like this you can search for HSN code as well. Then यहाँ नीचे आपको स्क्रॉल करना है। MRP सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए होता है, बारकोड में या इनवॉइस में अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आप MRP डाल सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। देन वी हैव मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस हमारा क्या रहेगा, ये जिनका बार्गेनिंग वगैरह ज्यादा होता है तो वहां पे आप मिनिमम प्राइस सेट कर सकते हैं कि ये आइटम जो है मेरा 100 रुपीज से नीचे नहीं सेल होना चाहिए। तो अगर आपने मान लीजिए 90 रुपीज का आपने सेल्स इनवॉइस बनाया 90 रुपीज का, तो ये आपको अलर्ट दे देगा कि मिनिमम प्राइस 100 है, तो आप 100 से नीचे इसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये मिनिमम प्राइस वहां बेनिफिशियल रहता है जहां पे बार्गेनिंग वगैरह काफी ज्यादा रहती है। देन वी हैव सेल्स रेट। अगर आप सेल्स रेट यहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो उस टाइम पे आपका ऑटोमेटिकली सेल्स रेट पिक हो जाएगा फॉर कैलकुलेशन पर्पस। रेट फैक्टर। रेट फैक्टर हमारा रहता है, ये भी मैंने सेपरेट फैक्ट यूनिट जब एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था कि ये पर यूनिट का रेट कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है। लेट्स से मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें 10 पेन, I'm really sorry actually it was disconnected. ओके सो यहाँ पे सेल्स रेट फैक्टर में बता रही थी। लेट्स से एक बॉक्स है, एक बॉक्स में आपके 10 पीसेस आ रहे हैं पेन के, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और वो जो बॉक्स है पूरा आ रहा है आपका 1000 रुपीज का। तो अगर आपने सेल्स रेट बॉक्स के अकॉर्डिंग डाला है और रेट फैक्टर मैंने बोला एक बॉक्स में 10 पीस आते हैं तो मैंने यहाँ 10 डाल दिया, तो ये क्या करेगा अपने आप एक पेन का या एक पीस का रेट कैलकुलेट कर लेगा। तो अगर आप सेल्स रेट में बॉक्स के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं यानी कि एक पीस का रेट नहीं डाल रहे हैं तो आपको रेट फैक्टर डालना होता है ताकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एक क्वांटिटी का रेट जो है वो कैलकुलेट कर ले, तो उसके लिए रेट फैक्टर डालना जरूरी होता है। देन इसके बाद यहाँ पे आता है डिस्काउंट। अगर आपने आइटम वाइज, ये फील्ड मैंने क्रिएट किया हुआ था तो इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको आइटम वाइज डिस्काउंट सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन यहाँ पे अपडेट रेट लिस्ट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली उनके लिए रहता है जिन्हें
प्राइस लिस्ट क्रिएट करनी होती है। प्राइस लिस्ट जब आप क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपने की हुई है और कोई नया आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस लिस्ट में आपको उसका भी रेट डालना पड़ेगा उस न्यू आइटम का। तो इंस्टेड ऑफ कि आप प्राइस लिस्ट में जाएं और एक एक करके आप वहां पे अपडेट करें, इससे अच्छा है कि आप यहाँ अपडेट रेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी आपकी सेल्स प्राइस लिस्ट और परचेज प्राइस लिस्ट होंगी वो आपको शो हो जाएगी, जहां पे आप देख सकते हैं रेट लिस्ट नेम, प्राइस कैटेगरी नेम, इफेक्टिव फ्रॉम, यहाँ पे सारी प्राइस लिस्ट आ जाएगी। और बस इस आइटम का रेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एमआरपी मेंशन करना है और इसको सेव कर देना है, मतलब ओके कर देना है। तो उन प्राइस लिस्ट में भी इस आइटम का रेट जो है वो सेव हो जाएगा। सो दिस इज द ऑप्शन फॉर अपडेट रेट लिस्ट, इंस्टेड ऑफ कि आप अलग अलग जाएं प्राइस लिस्ट में, आप यहीं से ही उसको अपडेट कर सकते हैं। फिर आता है सजेस्टेड आइटम। ये ऑप्शन आपको याद होगा, इन्वेंट्री सेटअप में हमने यूज सजेस्टेड और सिमिलर आइटम का एक ऑप्शन था कि अगर इस आइटम के अलावा आपको कोई सजेशन देना है कस्टमर को कि ये आइटम अगर अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप कौन सा आइटम कस्टमर को ऑफर कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे सजेस्टेड आइटम सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे ले लिया आशीर्वाद गरम मसाला 50 ग्राम, तो क्या करेगा, ये आइटम अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ये मुझे सजेस्टेड में ये गरम मसाला शो करेगा कि आप ये ऑफर कर सकते हो। तो उसके लिए सजेस्टेड आइटम है, आपको डालना है तो डाल सकते हैं। देन वी हैव परचेज रेट। परचेज रेट अगर मेंशन करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। देन यहाँ पे मार्कअप, ये भी जरूरी नहीं है। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना सजेस्टेड आइटम और मार्कअप का, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑप्शंस ऑन किए हुए थे, इस वजह से शो कर रहा है। आपकी आईडी वगैरह में ये शो नहीं करेगा। मार्कअप परसेंटेज, जैसे सेल सेटअप में एक फीचर था सेल्स रेट बेस्ड ऑन परचेज मार्कअप, कि अगर आपको आपके आइटम पे कोई मार्जिन सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग सेल्स रेट क्रिएट होना चाहिए, तो उसके लिए ये मार्कअप परसेंटेज का ऑप्शन है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आइटम टाइप ये बेसिकली नॉर्मल ही रहता है, लेकिन अगर आपका आइटम मतलब अगर आप गारमेंट सेक्टर में है तो ये यहाँ से गारमेंट के लिए ऑप्शन है। यूनिक अगर आप लेंगे तो यूनिक बारकोड जनरेट होगा, लॉट में चाहिए तो लॉट, फिक्स में मतलब आपके आइटम पे पहले से लग के आता है फिक्स बारकोड रहता है तो फिक्स रहता है। देन ज्वेलरी का जिनका बिजनेस है तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेन ज्वेलरी है या स्टडेड ज्वेलरी है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आइटम टाइप। या जिनका जो लोग ऑप्टिशियन है उन्हें यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस आइटम सिलेक्ट करना होता है, तो उनके लिए ये आइटम टाइप गिवन है। तो ये बेसिकली नॉर्मल ही रहता है आपका। देन आता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल अगर आपको यहाँ सेट करना है आइटम का तो आप कर सकते हैं। मिनिमम लेवल क्या रहेगा, 10 डाल दिया अगर मैंने, तो 10 से अगर नीचे क्वांटिटी जाती है तो ये मुझे अलर्ट दे देगा कि आपका ये क्वांटिटी जो है 10 से नीचे जा रहा है, तो आप इसको रीपरचेज कीजिए। देन आता है सॉल्ट कॉम्पोजिशन, रैक बिन नंबर, ये भी आपको एंटर करना है तो कर सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। एड इन आइटम सेट टेम्पलेट, इट इज रिलेटेड टू पीओएस, तो पीओएस की ट्रेनिंग फर्दर टॉपिक में है, तो जब वो हम करेंगे तब मैं ये ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो अभी के लिए मैं नहीं बता रही हूँ। देन वी हैव कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड हमारा प्रोडक्ट कोड यहाँ पे गिवन है। प्रोडक्ट कोड मैंने खुद ये फील्ड बनाया है इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है। आपको याद होगा इन्वेंट्री सेटअप में आइटम मास्टर कस्टम फील्ड में हमने इसे क्रिएट किया था, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कस्टम फील्ड आपको शो नहीं होगा, बस आपको सेव करना है और आपका आइटम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट आइटम। और आइटम्स जो है हमारी एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट भी हो सकती है, इंपोर्ट का भी अलग से सेशन होगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इंपोर्ट के थ्रू अपने आइटम्स जो है सॉफ्टवेयर में अपलोड करने हैं। So this was about item master. Then we'll move forward with customer and vendor master. तो यहाँ सेल्स पे मैंने क्लिक किया, कस्टमर पे क्लिक किया, और मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि कस्टमर और जो वेंडर की जो फील्ड्स हैं वो दोनों जगह सेम है, मतलब वेंडर में भी और कस्टमर में भी। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कस्टमर मास्टर, और वेंडर मास्टर आपको खुद एक्सप्लोर करना है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन गेट बैक टू अस। तो यहाँ पे आपको कस्टमर मास्टर में
क्रिएट न्यू कस्टमर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पहले से ही आपको मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लाइक यहाँ पे नेम डालना है, प्रिंट नेम डालना है, कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, चाहे तो आप अपनी तरफ से कोड दे सकते हैं, बट यहाँ पे भी लिमिट है कि अप टू 6 डिजिट तक का ही आप कोड डाल सकते हैं, चाहे आप उसको अल्फा न्यूमेरिक बनाए कैसे भी बनाए, बट उसकी जो कैरेक्टर्स लिमिट है वो आपकी अप टू 6 डिजिट ही होनी चाहिए। देन अंडर लेजर आपका यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये भी आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैप है ये। फिर आता है कस्टमर कॉमन फॉर सेल्स परचेज। ये किस लिए होता है हमारा कस्टमर कॉमन फॉर सेल्स परचेज? कभी कभार क्या होता है कि कुछ हमारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं या वेंडर्स होते हैं जो हमसे परचेज भी करते हैं और हम परचेज भी करते हैं और हमसे सेल भी करते हैं, परचेज सेल दोनों होती है उनसे। तो वो हमें कस्टमर में भी चाहिए होता है, वेंडर में भी चाहिए होता है। कस्टमर कभी कभार कहता भी है कि हमें एक ही लेजर चाहिए उसका, क्योंकि हम उससे सेल्स परचेज कर रहे हैं, तो डेबिट क्रेडिट करके कितना हमें उनसे लेना है या कितना पैसा हमें देना है वो हमें एक ही लेजर में शो हो जाए। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं, कस्टमर कॉमन फॉर सेल्स परचेज को अगर आप ऑन करते हैं, तो कस्टमर का जो लेजर होगा वो सेम रहेगा, मतलब एक ही लेजर रहेगा और वहीं पे ही आपको डेबिट क्रेडिट करके आपको शो हो जाएगा। और ये जो कस्टमर होगा ये दोनों जगह आपको शो करेगा, जिसमें क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे कृतिका सिंह डाल दिया, प्रिंट नेम, कस्टमर कॉमन फॉर सेल्स परचेज किया, ऑन किया इसे, और यहाँ पे जीएसटी कैटेगरी को मैंने अनरजिस्टर्ड कर दिया अभी के लिए। यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे इसे, आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स इनवॉइस में कृतिका सिंह आ रहा है और यहाँ मैं परचेज बिल में दिखाती हूँ कृतिका सिंह आ रहा है, दोनों जगह सेम है। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों का मतलब ये जो कस्टमर और ये है और कोड भी सेम है दोनों का, इनका लेजर सेम रहेगा। आप सेल्स परचेज करेंगे, डेबिट क्रेडिट करके अपने आप दिखा देगा कि कितना इनका बैलेंस रहेगा। देन अब यहाँ पे आपको इस सब कस्टमर, अगर आपको जैसे कभी कभार क्या होता है कि कुछ हमारी ऐसी पार्टीज होती हैं जिनका मल्टीपल स्टोर्स वगैरह होते हैं, हम उनसे किसी भी स्टोर से या किसी भी ब्रांच से डील कर रहे होते हैं और उनका जो मेन लेजर रहता है, लेजर एक ही रहेगा लेकिन उनके अलग अलग स्टोर्स वगैरह है, उनसे डीलिंग हो रही है, उनकी सेल्स परचेज अलग अलग हो रही है, बट लेजर सेम रहना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको इस सब कस्टमर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगी इस सब कस्टमर को, ये मुझसे पूछेगा अंडर कस्टमर कि ये जो कृतिका सिंह है किसके अंडर आना चाहिए। तो मैंने इसको ले लिया यहाँ पे आभा फैशन वर्ल्ड। मैंने क्या किया कि आभा फैशन वर्ल्ड जो है ये मेन पार्टी है, मेन कस्टमर है, जो भी लेजर वगैरह रहेगा देखना होगा वो मुझे आभा फैशन वर्ल्ड में देखना है, लेकिन जो मैं सेल्स करूंगी वो मैं कृतिका सिंह को भी करूंगी। तो कृतिका सिंह इज अ पार्ट ऑफ आभा फैशन वर्ल्ड होंगी, तो उसके लिए मुझे इसको सब कस्टमर को ऑन करना पड़ेगा, अंडर कस्टमर में आभा फैशन वर्ल्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन इसके बाद बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये मैपिंग कर रहे हैं सब कस्टमर की या अंडर कस्टमर वगैरह डाल रहे हैं, तो आभा फैशन वर्ल्ड में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए और कृतिका सिंह में भी नहीं होनी चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं कि आभा फैशन वर्ल्ड में मतलब यानी अंडर कस्टमर में ट्रांजेक्शन कर रखी होती है और यहाँ पे मैप करने की कोशिश करते हैं, तो वो एरर देता है। तो वो इसीलिए ही एरर देता है क्योंकि आपकी अगर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हो रखी होगी इस अंडर कस्टमर में जो पार्टी आपने सिलेक्ट की है, तो वो आपको नहीं सेव करने देगा। फिर आता है इनएक्टिव। अगर मान लीजिए मुझे इन फ्यूचर में कृतिका सिंह के साथ डील नहीं करूंगी, ठीक है, मुझे ये कस्टमर आगे चाहिए ही नहीं,
और मैं इसको डिलीट भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनका पहले का सेल्स का डेटा तो होगा ही, तो वो तो मैं डिलीट कर नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए इसको हम इनएक्टिव कर सकते हैं। तो क्या होगा कि इन फ्यूचर जब भी आप बिल बनाएंगे तो जो कस्टमर की लिस्ट होगी उसमें ये कृतिका सिंह जो है वो शो नहीं करेगा, लेकिन इसका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। देन आता है फॉर्म स्टेटस। फॉर्म स्टेटस मीन्स कि ये जो पार्टी है ये इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, क्या है। वैसे इसमें कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं रहता, तो इसीलिए आप इसको नन भी रख सकते हैं। देन आता है टेरिटरी। टेरिटरी का ऑप्शन आपको हर एक रिपोर्ट में मिलेगा। टेरिटरी का मतलब होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एरिया वाइज मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे ये कस्टमर है कृतिका सिंह, तो यहाँ पे टेरिटरी में मुझे चाहिए कि ये मेरा ईस्ट साइड का कस्टमर है या नॉर्थ साइड का कस्टमर है, या एरिया वाइज, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में कितने सारे मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, एरिया हैं। तो अगर मुझे ये एरिया वाइज अपने कस्टमर्स मेंटेन करने हैं कि ये कस्टमर इस एरिया का है, ये कस्टमर इस एरिया का है, तो मैं यहाँ पे टेरिटरी यहाँ पे मेंटेन कर सकती हूँ। तो प्लस बटन पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे आप डायरेक्शन के तौर पे भी ले सकते हो, ईस्ट वेस्ट इस तरीके से करके, या फिर जैसे कि मैंने बताया एरिया का नाम डालना हो तो वो भी आप डाल सकते हो। तो जो भी आपकी सेल्स परचेज होगी वो आप अपनी टेरिटरी वाइज भी देख पाएंगे। फिर आता है कस्टमर कैटेगरी। कस्टमर कैटेगरी, अगर आपके कस्टमर्स की आपको कैटेगरी बनानी है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कुछ हमारे स्पेशल कस्टमर्स हो सकते हैं जिनको आप स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, या कुछ फैमिली या रिलेटिव्स में आते होंगे कुछ कस्टमर्स, तो उनको आपको अलग से कैटेगरी बनानी है, तो या होलसेलर्स की अलग बनानी है, रिटेलर्स की अलग बनानी है, तो उसके लिए कैटेगरी का ऑप्शन है। बट मेक श्योर कि ये और किसी रिपोर्ट में शो नहीं करेगा, जस्ट आपको कस्टमर मास्टर में ही शो करेगा। तो इसीलिए अगर आपको डालना है यहाँ पे कैटेगरी, तो आप प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने डाला रिटेलर, बट इसका और कहीं फिल्टर शो नहीं करेगा, सिर्फ आपको कस्टमर मास्टर में ही इसको शो करेगा इस डिटेल को। कॉन्टैक्ट पर्सन, जैसे अगर कोई मतलब कस्टमर आपका ऐसा है जो कोई कंपनी वगैरह है, आप कंपनी में तो 50 लोग काम करते हैं, आपको यहाँ डालना है कि किस पर्सन के साथ आपका कॉन्टैक्ट रहता है, तो यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन आप डाल सकते हैं। जीएसटी कैटेगरी अनरजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड होते तो यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर भी आप डाल देते। देन पैन डिटेल्स वगैरह, टैक्स टाइप, अगर आपके कस्टमर ऐसे होते हैं कुछ इंक्लूसिव में सेल करते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव में सेल करते हैं, तो आप पार्टी वाइज भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो कि इंक्लूसिव बिल बनाना है कि एक्सक्लूसिव बिल बनाना है। देन इसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह गिवन है, आपको एड्रेस डालना है तो डाल सकते हैं। स्टेट आपका मैंडेटरी रहेगा, बाकी सिटी, एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर, ये सब कुछ आपका ऑप्शनल रहेगा। डालना है तो डाल सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है तो डिफरेंट डाल सकते हैं, और अगर आपको कॉपी करना है तो बिलिंग एड्रेस, मतलब अगर सेम है बिलिंग तो कॉपी फ्रॉम बिलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो जो डेटा यहाँ होगा वही सेम शिपिंग में शो हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको रूट मैप का ऑप्शन गिवन है। रूट मैप ये हमारा अभी रिसेंटली न्यू फीचर आया था कि अगर आपको अपने जो कस्टमर्स है वो रूट वाइज मेंटेन करने हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, ठीक है, वहां पे ब्लॉक्स होते हैं या बिल्डिंग नंबर्स होते हैं, जैसे एक सोसाइटी में, तो मान लीजिए मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मान लीजिए मेरा उस बिल्डिंग से ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरा डेयरी का बिजनेस है और मेरे यहाँ पे मतलब जो भी बिल्डिंग्स हैं सोसाइटी में उन सभी को दूध वगैरह के लिए ऑर्डर्स आता है मेरा उनसे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने रूट डाल दिया यहाँ पे कि ये जो कस्टमर है कृतिका सिंह, ये टावर ए में रहती हैं या टावर बी में रहते हैं, तो यहाँ से आप रूट प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने डाल दिया बिल्डिंग नंबर 3, ठीक है, कि ये बिल्डिंग नंबर 3 में रहती हैं, तो यहाँ पे हम रूट डिसाइड कर सकते हैं कस्टमर का, और इसी के बेसिस पे
हम सेल्समैन रूट वाइज डिटेल देख सकते हैं कि अगर मैंने अपने सेल्स पर्सन को बोला कि तुम्हारी बिल्डिंग नंबर 3 में ड्यूटी है, बिल्डिंग नंबर 3 में जाओ और जितने ऑर्डर्स हैं वो लेकर आओ, तो मोबाइल एप्लीकेशन में उसको ये रूट दिखेगा कि उसको बोला गया है कि बिल्डिंग नंबर 3 में आपको जाना है, तो बिल्डिंग नंबर 3 के जितने भी कस्टमर्स होंगे वो मेरे सेल्स पर्सन को शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कैसे शो होंगे, जब तक यहाँ सॉफ्टवेयर में आपका नहीं होगा मेंशन कि कौन सा कस्टमर किस रूट का है, तब तक सेल्स पर्सन को वहां पे कोई भी डिटेल शो नहीं होगी। तो यहाँ से रूट आपको सिलेक्ट करना है, देन सोशल प्रोफाइल डालना है तो डालिए वरना जरूरी नहीं है। देन पेमेंट टर्म कैसे क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए आपने आप कस्टमर को क्रेडिट में देते हैं, तो आपने बोला कि आपका 45 विद इन 45 डेज आपका पेमेंट आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको कैसे क्रिएट करना है पेमेंट टर्म, सिर्फ नेम में डाला आपने 45 डेज, फिक्स डेज को ऑन किया और यहाँ पे डाल दिया 45, तो अपने आप ड्यू डेट जो होगी वो 45 डेज की बात की होगी। अगर आपको कई जगह पे ना पेमेंट साइकिल चलती है कि मंथली, वीकली, बाय मंथली, तो यहाँ से आप पेमेंट साइकिल भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको फिक्स डेज में नहीं करना है तो यहाँ ऑन किया, अब इसको सेव किया, तो ये 45 डेज यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया। प्राइस कैटेगरी, जैसे मैंने बताया कि प्राइस लिस्ट का भी कंसेप्ट है हमारे पास, तो यहाँ से आप प्राइस लिस्ट क्रिएट कर, जो भी क्रिएट की होगी वो यहाँ पे मैप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ कस्टमर कैटेगरी में इसको रिटेलर्स में डाला, राइट, तो रिटेलर्स की अगर मैंने प्राइस लिस्ट बना रखी होगी तो मैं यहाँ से रिटेलर्स वाली प्राइस लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगी, बट अभी तक मैंने कोई प्राइस लिस्ट बनाई नहीं है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। सेल्स एग्जीक्यूटिव, अगर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव क्रिएट करना है तो आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, ये मैंने पहले भी करके दिखाया था सेल्समैन वाइज बिलिंग में। तो यहाँ पे आपको नेम डालना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सचिन गुप्ता जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अगर ये किसी को रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ रिपोर्टिंग टू, कमीशन रेट, इनको कमीशन वगैरह सेट करना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे मैंने 10% डाल दिया। किस पे कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी पे या अमाउंट पे, तो मैंने डाल दिया अमाउंट पे। अमाउंट टाइप किस में रहेगा, टैक्सेबल में या बिल अमाउंट में, मैंने टैक्सेबल ले लिया। और इस सेल्स एग्जीक्यूटिव का ईमेल और फोन नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेव किया, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव क्रिएट हो गया। और क्योंकि ये डिफॉल्ट में है तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने पेमेंट टर्म या सेल्स एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मैप कर दिया कस्टमर क्रिएट करने के टाइम पे, तो जब आप बिल बनाने जाएंगे तो वहां पे ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर अगर आपको ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, प्लस बटन पे क्लिक किया, मैंने डाल दिया ब्लू डार्ट। जीएसटी नंबर डालना है तो डाल सकते हैं ट्रांसपोर्टर का, और सी, तो आ गया ब्लू डार्ट। क्रेडिट लिमिट सेट करनी है तो क्रेडिट लिमिट आप सेट कर सकते हैं, मैंने डाल दिया कि 20,000 का क्रेडिट लिमिट है इस कस्टमर का। मैक्सिमम क्रेडिट डेज इनके कितने होने चाहिए वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट ईयरली, अगर ड्यू डेट तक इन्होंने पेमेंट नहीं दी तो ड्यू डेट के बाद में कितना परसेंट टैक्स चार्ज होना चाहिए, मैंने डाल दिया 18%। तो इसकी रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है फाइनेंस सेक्शन में, जहां से आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट इनका हो गया। फिर आता है अलाउ अलाइन बुक सीवीएसएस एक्सेस, तो ये हमारा सीवीएसएस का एक कंसेप्ट है जो कि ट्रेनिंग में फर्दर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म होता है, अगर मान लीजिए भाई ये जो कस्टमर है कृतिका सिंह, इसको एक प्लेटफॉर्म देना चाहूं कि ये अपना स्टेटमेंट या अपना लेजर अगर खुद देखना चाहे तो देख सकते हैं, तो वो आपको कैसे करना है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे पासवर्ड आपको सेट करना है, और ये सिर्फ ईआरपी में है, ये फंक्शनैलिटी जो ये सीवीएसएस एक्सेस जो आप देख रहे हैं सिर्फ ईआरपी में है, तो बस आपको यहाँ पे ऐड करना है। और कस्टमर ऑन वॉच, ये भी हमारा ईआरपी के लिए है कि कुछ हमारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनपे हमें वॉच रखना होता है, तो उसके लिए आप इसको टिक करेंगे तो इनका जो भी सेल्स, कलेक्शन, आउटस्टैंडिंग वगैरह होगा वो हमें सीआरएम मॉड्यूल में दिख जाएगा, यानी कि ये सेग्रीगेट कर देगा, जो इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होंगे आपके वो अलग से उनकी डिटेल्स आपको शो करेगा। फिर बैंक डिटेल्स, अगर आपको बैंक डिटेल्स डालने अपने कस्टमर्स की तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कस्टम फील्ड अगर आपने ऑन की हुई है तो वो आपको यहाँ दिख जाएगी, जो कि सेल सेटअप में आपको बताया गया था कहाँ पे होती है कस्टमर कस्टम फील्ड, वही यहाँ पे आपको शो कर रहा है।
और एक और हमारा अटैचमेंट का ऑप्शन जो कि न्यू फीचर है कि अगर आपको कस्टमर का कुछ अटैचमेंट डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, जैसे कोई लाइसेंस डिटेल हो गई, उसकी आपको अटैचमेंट यहाँ पे डालनी है, या मान लीजिए आपको और कोई डॉक्यूमेंट कस्टमर से रिलेटेड आपको अटैच करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन सेव तो आपका कस्टमर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की थी कस्टमर क्रिएट करने के टाइम पे, जब मैं सेल्स इनवॉइस बनाने जाऊंगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली कस्टमर में वो सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। और जितनी भी फील्ड्स मैंने आपको यहाँ पे बताई थी वो सारी फील्ड्स जो है वेंडर में भी आपको गिवन है, सारी चीजें वही बिल्कुल सेम है। वेंडर कॉमन फॉर सेल्स परचेज इज सब वेंडर, फॉर्म स्टेटस, टेरिटरी, वेंडर कैटेगरी, देन यहाँ पे एड्रेस वगैरह, सोशल प्रोफाइल, एजेंट, ब्रोकर, प्राइस कैटेगरी, पेमेंट टर्म, इंटरेस्ट रेट, बैंक डिटेल्स, सारा कुछ वैसे ही सेम है। तो इसीलिए ये आपको खुद ही प्रैक्टिस इसको करना होगा। और सेल्स इनवॉइस में अगर अब मैं सिलेक्ट करती हूँ कृतिका सिंह को, तो ये देखिए सचिन गुप्ता ऑटोमेटिकली आ गया, पेमेंट टर्म्स ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सब तो कस्टमर्स आपके मतलब नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन जो कृतिका सिंह है वो इटैलिक्स में आ रहा है। इटैलिक्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरी सब कस्टमर है, सब पार्टी है, क्योंकि मैंने इसको बनाया था ना कि ये जो कृतिका सिंह है इज अ पार्ट ऑफ आभा फैशन वर्ल्ड। तो आभा फैशन वर्ल्ड जो है ये मेरा मेन पार्टी है और कृतिका सिंह जो है ये मेरा सब पार्टी है, तो इसलिए ये मेरा इटैलिक्स में शो कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट योर कस्टमर। तो अब आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कस्टमर, वेंडर एंड आइटम। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा पीओएस कस्टमर एंड सीओए, मतलब जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स है उनसे रिलेटेड, एंड जो स्पेशल फंक्शनैलिटीज हमने दे रखी हैं सेल्स परचेज इनवॉइस में वो हम डिस्कस करेंगे।